बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, दैट इज अबाउट ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ बेसिकली हम लिंक बिल्डिंग को भी कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ जो मेजर पोर्शन हम इसमें कवर करते हैं दैट इज ऑल अबाउट लिंक बिल्डिंग। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको ये तो पता है कि एसईओ के 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं एसईओ को: ऑन पेज एसईओ, ऑन साइट एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर्स में, स्टार्ट के लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में स्टडी की थी कि बेसिकली ऑन पेज एसईओ में क्या चीजें आती हैं, ऑन साइट एसईओ में क्या आता है, ऑन साइट हम टेक्निकल एसईओ को भी कहते हैं, और ऑफ पेज में क्या आता है जिसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये 3 हिस्सों में हमने एसईओ को डिवाइड किया था। ये देखें, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ गूगल एसईओ का हमने देखा था 3 पार्ट्स। ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ बेसिकली उसको कहते हैं जो हम अपने ही पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम करते हैं, अपने सिर्फ एक पेज को, जिसमें उसका यूआरएल हो सकता है, उसका मेटा डाटा हो सकता है, जिसमें मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स जितने भी हैं, फिर उसका कंटेंट हो सकता है। कंटेंट में हमने देखा था रिटन कंटेंट भी हो सकता है और इमेजेस भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारे का सारा कंटेंट सिर्फ उस एक पेज का होगा जिसको हम सेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसकी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता था ऑन साइट एसईओ, जिसे टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं, ऑन साइट भी कहते हैं, एडवांस ऑन पेज एसईओ भी कहते हैं। ये बेसिकली इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, जो पूरी की पूरी साइट लेवल पर होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट्स फाइल है, साइट मैप है, वेबसाइट की स्पीड है, वेबसाइट के कलर्स हैं, डिजाइन हैं, यूआई यूएक्स है, यूजर एक्सपीरियंस मेन चीज होती है, जिसके बेस जो कि यूजर एक्सपीरियंस कैलकुलेट करने के लिए गूगल क्या करता है, 3 पैरामीटर यूज करता है जो हमने टेक्निकल एसईओ में देखा था, जिसमें बाउंस रेट है, एग्जिट रेट और सेशन टाइम है। ठीक है, ये तीनों चीजें हमने टेक्निकल एसईओ में कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी के सारी इन्हीं टेक्निकल चीजों में आते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं, आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर अच्छे तरीके से ओपन होती है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने वेबसाइट अपनी जो बनाई है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट अच्छे से नहीं खुल रही, या मोबाइल के ऊपर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है, स्पीड स्लो है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमारी वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक लैपटॉप या डेस्कटॉप से आती है और कितनी ट्रैफिक मोबाइल फोन से आ रही है। भाई अगर आप अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करें तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रैफिक, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रैफिक सिर्फ मोबाइल फोन से आ रही होती है, और सिर्फ 10% ऐसी ट्रैफिक होती है जो लैपटॉप या कंप्यूटर से आती है। तो इसका मतलब यह है कि भाई लैपटॉप या कंप्यूटर पर ऑप्टिमाइज हो या ना हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन पर आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोबाइल फोन के ऊपर ये चीज एक मेक श्योर करने वाली है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि जब भी आपकी एक वेबसाइट होगी उसे मोबाइल फोन के ऊपर लाजमी टेस्ट करना है, हर एंगल से टेस्ट करना है। और इसका हम एक अलग से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एसईओ ऑडिट, कि आपने अपनी वेबसाइट का ऑडिट कैसे करना है एसईओ का। तो उसमें हम ये चीजें इन डिटेल देखेंगे कि हम हर चीज को मोबाइल के ऊपर ज्यादा टारगेट कर रहे होंगे रेदर देन लैपटॉप और कंप्यूटर। तीसरे नंबर पर हमने देखा था ऑफ पेज एसईओ, जिसमें हमने देखा था कि दिस इज मोर लाइकली अबाउट द लिंक बिल्डिंग ना, कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही चीज ऑफ पेज एसईओ में कवर करनी है, दैट इज लिंक बिल्डिंग। अब लिंक बिल्डिंग क्या है, क्यों है, कैसे है, इसको आज हम इन डिटेल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। चौथी एक और चीज थी जिसे हमने कहा था सोशल पॉपुलैरिटी। ऑल्दो ये एसईओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक रैंकिंग पैरामीटर समझ लें कि जो गूगल का है, जिसमें जब सुंदर पिचाई ने ये अपनी स्टेटमेंट दी थी ट्वीट पर कि हम बेसिकली 200 से ज्यादा रैंकिंग फैक्टर देखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग पॉपुलैरिटी ऑफ योर वेबसाइट। जब पॉपुलैरिटी ऑफ योर वेबसाइट की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज आ जाती है कि वो सोशल मीडिया पर कितनी पॉपुलैरिटी है उसकी ना, सोशल सिग्नल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो ऑल्दो ये एसईओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी वेबसाइट की सोशल पॉपुलैरिटी के ऊपर भी काम करते हैं। ठीक हो गया, ये बेसिकली वो 3 स्टेप्स थे जो हमने एसईओ के पढ़े थे, जिसमें हम ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले तमाम लेक्चर्स में। आज का जो हमने पोर्शन कवर करना है वो है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में जो मेजर चीज है दैट इज लिंक बिल्डिंग। आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू समझ लग गया कि आज हमने करना क्या है। ओके,
हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लिंक टाइप्स क्या हैं। ठीक है, लिंक को यानी कि 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। उसमें एक जो सबसे पहले टाइप जो होती है ना, उसे हम कहते हैं इंटरनल लिंक्स। दूसरे नंबर पर हम कहते हैं इनबाउंड लिंक्स। तीसरे नंबर पर हम कहते हैं आउटबाउंड लिंक्स। अच्छा, इंटरनल लिंक कहते हैं अपनी ही, मैं उर्दू में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाए। अपनी ही साइट के एक पेज का लिंक दूसरे पेज में देना, वो कहलाता है इंटरनल लिंक। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? विकिपीडिया। आप विकिपीडिया अगर किसी ने यूज किया है तो आप देखेंगे कि उसमें अपनी ही वेबसाइट का एक पेज का लिंक दूसरे पेज पर दिया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फोर्स, एक टॉपिक है फिजिक्स का, आप सब लोगों को पता होगा वो। अच्छा, इसने मूवी ओपन करके दे दिया। चलें, मैं वेलोसिटी सर्च कर लेता हूँ, वेलोसिटी विकिपीडिया। और देखें, वेलोसिटी एक टॉपिक है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि अब इसमें देखें कितने ज्यादा इंटरनल लिंक्स दिए हुए हैं। अब अगर मैं इसके देखूं डायरेक्शनल को या स्पीड को, तो स्पीड का एक लिंक दे रखा है जो कि वेलोसिटी से रिलेटेड है, लेकिन इसका एक अलग पेज है। जब मैं इसको ओपन करता हूं तो ये अलग पेज ओपन होता है, लेकिन ये भी विकिपीडिया का ही लिंक है। फिर इसमें स्पीड के अंदर देखें डिस्टेंस एक चीज मैटर करती है जो स्पीड से रिलेटेड है। जब मैं इसको ओपन करता हूं तो इसका अलग एक पूरा टॉपिक है डिस्टेंस का, और वो भी विकिपीडिया का है। यानी कि ये विकिपीडिया वेबसाइट ने अपने ही एक पेज का लिंक दूसरे पेजेस में दे रखे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल लिंक। यानी कि मैं अपनी वेबसाइट के एक पेज का लिंक अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज के लिंक में, दूसरे पेज में एज ए लिंक दे दूं। समझ लग गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बड़ी एक सिंपल सी चीज है। ठीक है। फिर इनबाउंड लिंक कहते हैं अपनी साइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट में देना। ठीक है, इसको हम बैकलिंक भी कहते हैं। बैकलिंक्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली इनबाउंड लिंक को कहते हैं कि भाई मेरी एक वेबसाइट है, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में दे दिया जहां से ट्रैफिक रेफर होकर मेरी वेबसाइट की तरफ आ रही है, इनबाउंड लिंक। जैसा कि ओके, मैं इसके एक एग्जांपल देता हूं। लेट मी ओपन माय ट्विटर। ओके, ट्विटर तो एक सोशल मीडिया ना, लेकिन मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ कि जैसे ये एक वेबसाइट है, इसे एज ए वेबसाइट कंसीडर कर रहा हूँ। ओके जी, मैं प्रोफाइल ओपन करता हूँ। ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल के अंदर ना मैंने एक लिंक दे रखा है engineerabbas.com का। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, तो ये देखें ये क्या ओपन कर देगा? मेरी ही एक वेबसाइट ओपन कर देगा। लेकिन ये कहाँ से रेफर कर आ रहा है? ट्विटर से। इसी तरह अगर कोई एक वेबसाइट हो, हाँ इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, वेट कर, dgapps.com पर जाता हूँ, आपके लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। अर्निंग गाइड में जाता हूँ, यहाँ पर ये वाला आर्टिकल ओपन करता हूँ। देखें, ये एक आर्टिकल लिखा हुआ, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। जब मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ ना, तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट बेसिकली। ठीक है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक और वेबसाइट खुल जाती है जो कि engineerabbas.com है, और उसके ऊपर एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ओपन हो जाता है। अब बेसिकली ये मेरी वेबसाइट है engineerabbas.com, दिस इज माय पर्सनल वेबसाइट। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है और ये मेरी एक कंपनी की वेबसाइट है, डिजिटल एप्लीकेशंस। अब मेरी पर्सनल वेबसाइट का लिंक मेरी कंपनी ने अपनी वेबसाइट में दे दिया, तो इसका क्या मतलब है? इंजीनियर अब्बास के लिए ये लिंक क्या है? इनबाउंड लिंक, क्योंकि यहां पर क्लिक करके ट्रैफिक इनसाइड आ रही है मेरी पर्सनल वेबसाइट के अंदर। अगर मैं पर्सनल वेबसाइट के अकॉर्डिंगली देखूंगा, अगर मैं इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली देखूंगा तो ये मेरा बैकलिंक है,
ये मुझे बैकलिंक दे दिया ना डिजिटल एप्लीकेशंस ने। जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी कि भाई अपनी साइट का लिंक, यानी कि मैं अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट में दे देता हूं, ठीक है, तो उसे बैकलिंक कहते हैं और उसे इनबाउंड लिंक कहते हैं, ठीक है। फिर इसका जो अपोजिट होगा वो आउटबाउंड लिंक होगा, जैसा कि किसी दूसरे की वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में देना, ठीक है। भाई मेरी वेबसाइट है engineerabbas.com और मैं यहां पर फॉर एग्जांपल विकिपीडिया का लिंक दे देता हूं, तो विकिपीडिया का लिंक क्या है, आउटबाउंड, क्योंकि जो बंदा यहां पर क्लिक करेगा वो मेरी वेबसाइट छोड़ के किसी दूसरी वेबसाइट में जा रहा है, यानी कि ट्रैफिक आउटवर्ड साइड जा रही है, ठीक है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि इनबाउंड में ट्रैफिक इन साइड आते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट पर आएगी ट्रैफिक, तो इसका मतलब ये कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे बंदे ने अपनी वेबसाइट में दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल लिंक जो है ना ये आपके कंट्रोल में है, यानी कि इंटरनल लिंक तो हमने खुद देने हैं ना अपनी वेबसाइट में, हमने ही अपनी वेबसाइट में देने हैं, तो जिस तरह से मर्जी मैनेज करते रहें। भाई अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट में मैं जैसे चाहूं दूं, मुझे किसी से परमिशन तो नहीं लेनी पड़ेगी ना। चलें जी, इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं। एक रूम है आपका अपना जिसमें आप रहते हैं, आपके घर में चंद रूम होंगे, 4 5 7 10 जो भी हैं, उसमें से एक कमरा आपको असाइन कर दिया गया आपके पेरेंट ने कि भाई ये आपका कमरा है, इसमें आपने रहना है, खाना पिए, आप पढ़ना है, स्टडी करना है, सोना है, इसमें सोना है, आप उसे कहते हैं दिस इज माई पर्सनल रूम। अब आपने अपने पर्सनल रूम के अंदर कोई भी चीज कैसे सेट करनी है वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना, वो आपकी अपनी स्पेस है, आपकी अपनी जगह है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरी वेबसाइट जो है जो मैंने बनाई उसका ऑनर कौन है, मैं खुद हूं भाई। अब वो मेरी जगह है, मेरी वेबसाइट है, मैं जैसे चाहूं उसको मैनेज करूं। अपनी वेबसाइट के एक पेज का चाहे दूसरे पेज में लिंक दूं, दूसरे पेज का तीसरे पेज में लिंक दूं, डजेंट मैटर। ये इसी तरह है जैसे आपके घर में अगर 4 कमरे हैं और एंड यू आर द ऑनर ऑफ योर ओन होम, आप अपने घर के मालिक हैं, तो भाई आप अपना सामान एक कमरे में रखें या एक कमरे का दूसरे में रखें या दूसरे कमरे का तीसरे में रखें, कोई पूछने वाला है आपको? भाई आपके अपने रूम है ना वो सारे, आपका अपना घर है। भाई ये मेरी वेबसाइट और इस वेबसाइट में जितने भी पेज हैं वो मेरे अपने पेजेस हैं, मैं चाहे जैसे मर्जी अपने पेजेस को एक दूसरे से लिंक करता रहूं, दिस इज माय मैटर। इंटरनल लिंकिंग उसे कहते हैं। इंटरनल लिंक मैटर करता है बहुत ज्यादा, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल लिंकिंग होगी ना उतना ही कम बाउंस रेट होगा, ये ध्यान में रखें। जो बाउंस रेट हमने पढ़ा था उसमें से कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार, बाद में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर बाउंस रेट को मिनिमाइज कैसे करना है, कम कैसे करना है। देर आर मल्टीपल मेथड्स, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है ना बाउंस रेट को कम करने का, वो इंटरनल लिंकिंग है। क्या आप बहुत ज्यादा इंटरनल लिंकिंग करें, हर इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिसके बारे में आपने लिख रखा है उसे लाजमी लिंक करें अपने आर्टिकल में, इंटरनल लिंकिंग करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी यूजर पढ़ते हुए, जैसे मैं वेलोसिटी पढ़ते हुए मैं देखने लग गया अच्छा ये स्पीड क्या है, मैंने स्पीड पे क्लिक किया तो मेरा वो दूसरा पेज ओपन हो गया उसी वेबसाइट का, तो बाउंस रेट अब काउंट नहीं होगा, कंसीडर नहीं होगा। तो इससे मेरा बाउंस रेट बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। इंटरनल लिंकिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। इनबाउंड लिंकिंग क्या है भाई, इनबाउंड है बैकलिंक, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा मुश्किल भी है इनबाउंड लेना। क्यों? क्योंकि भाई इनबाउंड का मतलब यह है कि मेरी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे की वेबसाइट के लिंक में पड़ा हो, यानी कि भाई मेरे घर का सामान किसी दूसरे घर में रखना है, तो भाई आप बगैर परमिशन के तो नहीं ना रख सकते हो किसी के घर में अपना सामान। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो भाई उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी तरह इसमें भी यही होता है कि अगर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट में देना है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके 2 तरीके हैं इनबाउंड लिंक लेने के, सबसे इंपॉर्टेंट, या तो आपकी वेबसाइट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि वो खुद आपको रेफर करना शुरू कर दे कि यार ये वेबसाइट बड़ी मजे की है, वो लिंक दे दे अपनी वेबसाइट में ना आपका। दूसरा ये है कि भाई आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मेरी वेबसाइट इतनी अच्छी है, ये है, आप मुझे रेफर करो, मैं इसके बदले आपको जो भी बेनिफिट आप देना चाहें वो आप उसे बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को बैकलिंक देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो दिस इज इनबाउंड लिंक, इसे हम बैकलिंक भी कहेंगे। फिर तीसरा आ जाता है आउटबाउंड लिंक।
भाई गूगल ये कहता है कि जब आपने कोई चीज लिखनी है तो आपने साइट जरूर करना है कि ये थ्योरी आपने कहाँ से ले रहे हैं, तो उसके लिए रेफर कर दें कि भाई ये थ्योरी मैं इस वेबसाइट से ले रहा हूँ। और इसके लिए बेस्ट यही होता है कि अगर आपने अपने वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक देना है ना, तो उन वेबसाइट का देना है जो ऑथेंटिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि विकिपीडिया है, गूगल के अपने लिंक हैं, या कोई ब्रांड की वेबसाइट है। अगर जैसे मैं एसईओ की बात करूंगा तो मैं भाई गूगल का अपना जो एसईओ गाइड है उसको रेफर करूंगा, या मैं एसईओ जर्नल को गाइड रेफर करूंगा, या मोज को रेफर कर दूंगा, या नील पटेल को रेफर कर दूंगा, या मोज प्रो को रेफर कर दूंगा, या एच रेफ को रेफर कर दूंगा, या बैकलिंको को रेफर कर दूंगा। अब ये एक बड़े ब्रांड है एसईओ के और गूगल को भी पता है। जब मैं उन्हें ये बताऊंगा कि भाई मैं ये बात कर रहा हूँ, देखें जो नील पटेल है उबर सजेस्ट का सीईओ जो है ऑनर है, वो भी यही बात कर रहा है, तो मेरी बात की एक तायीद हो जाएगी, मेरी बात की वर्थ बढ़ जाएगी गूगल की नजर में। ठीक है, तो गूगल इसको पसंद करता है। और अगर आप पूरी आर्टिकल के अंदर सिर्फ एक या दो आउटबाउंड लिंक दे दें तो वो भी मोर देन इनफ है। और इनबाउंड लिंक यानी कि बैक लिंक जितने ज्यादा होंगे और जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, पावरफुल होंगे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी स्ट्रॉन्ग बैकलिंक किसे कहते हैं किसे नहीं कहते, इसको थोड़ी देर के बाद हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है, चीजों का थोड़ा सा गाइडेंस देनी है कि भाई ये इंटरनल लिंक क्या है, इनबाउंड क्या है, आउटबाउंड क्या है, डू फॉलो क्या है, नो फॉलो क्या है, ये सारी चीजें इस तरह मैंने आपको थोड़ी थोड़ी ये चीजें, ये समझ लें कि टर्मिनोलॉजी इसका इंट्रोडक्शन देना है ताकि ये चीजें आपको समझ लग जाएं। फिर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर दे रहा हूँ तो यही टर्मिनोलॉजीज मैं आपको रेफर कराऊंगा कि ये देखें जी, अब हमने इसको रेलिवेंसी चेक कर ली, अब हमने इसके लाइव ट्रैफिक चेक कर ली, अब हमने इसको इनबाउंड लिंक दे दिया, या इस तरह कुछ भी। तो इससे ये होगा कि जब इन टर्मिनोलॉजीज का आपको आइडिया होगा तो चीजें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये सारी चीजें हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि भाई इन बाउंड लिंक में हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है और आउट बाउंड लिंक में किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कैसे कैसे लेना है। ये अभी हम थोड़ी ही देर में या नेक्स्ट वीडियोस में इन चीजों को हम देखेंगे। अभी अगर यहां तक कोई क्वेश्चन है, अगर इन लिंक टाइप्स की नहीं समझ लगी या कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। मैं दोबारा 1 मिनट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इंटरनल लिंक किसे कहते हैं। कि भाई मैं अपनी ही वेबसाइट के एक पेज का लिंक किसी दूसरे पेज में दे दूं, यानी कि अपनी वेबसाइट के एक पेज का लिंक अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज में लिंक कर दूं, तो वो इंटरनल लिंकिंग होता है। यानी कि इसमें बेस डोमेन जो होती है ना वो सेम होती है, बेस डोमेन। और इनबाउंड लिंक में क्या होता है कि भाई मेरी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरे बंदे ने अपनी वेबसाइट में दे दिया, यानी कि मेरी कंपनी, ये इसकी एक एग्जांपल इस तरह भी दे सकता हूं कि मेरी एक कंपनी है, मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस में एक कोर्स करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एसईओ का ही कोर्स करवा रहा हूँ, और मैंने इसका एक पैनाफ्लेक्स डिजाइन करवाया, प्रिंट करवाया, और अपने ही ऑफिस में एसईओ कोर्स का पैनाफ्लेक्स लगा दिया। तो ये क्या है, इंटरनल लिंकिंग। भाई मैं अपने ही ऑफिस में अपने ही ऑफिस की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, मेरी बात समझ लग रही है, अपनी ही एडवर्टाइजमेंट अपने ही ऑफिस में कर रहा हूं, तो ये क्या है, इंटरनल लिंक है। इनबाउंड लिंक क्या होगा, अगर वही मेरा पैनाफ्लेक्स कोई और दोस्त मेरा या कोई और शॉपकीपर या कोई और कंपनी वाला अपनी कंपनी में लगा देता है मेरी मशहूरी के लिए, मेरी एडवर्टाइजमेंट के लिए, बैनर मेरी कंपनी का है, कोर्स मेरा है, लेकिन किसी दूसरे बंदे ने अपनी शॉप पे रख दिया कि यार अगर कोई बंदा आए वो देख ले, अगर उसे ये कोर्स करना है तो वो नीचे नंबर दिया हुआ है, रेफर कर, और आपके ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है, वो जाके पता कर लेगा। इस एग्जाम्पल से मेरी बात समझ लग रही है ना, कि भाई मेरी कोर्स का बैनर, मेरी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट उसने अपनी शॉप में कर दी। अब इसके अगेन दो तरीके हैं, वो मुफ्त में भी हो सकती है, वो पैसों के साथ भी हो सकती है। भाई अगर वो मेरा कोई जानने वाला है, या मेरा कोई रिलेशन है, या मेरी वर्थ इतनी ज्यादा है वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, या अगर वो मेरा जानने वाला नहीं है, मेरी वर्थ नहीं है, लेकिन उसके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, उसके पास रश बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं ऐसे कहूंगा भाई 10,000 ले ले महीने का, मेरा बैनर यहाँ पे लगा दो अपनी शॉप में, क्योंकि मुझे पता है इसके पास बंदे बहुत आते हैं और इतना रश होता है, इसकी वजह से ये ट्रैफिक रूट होकर मेरे ऑफिस में आएगी, मेरे लिए एक बिजनेस है ना ये। सेम इसी तरह वेबसाइट के लिए होता है कि भाई अपनी वेबसाइट का लिंक लगवाना है, अगर आपकी वेबसाइट की वर्थ ज्यादा है, लोग खुद ब खुद अपनी वेबसाइट में लिंक दे देंगे, अगर नहीं वर्थ ज्यादा तो हम पे करके बैक लिंक लेंगे। ठीक है, तीसरा है आउटबाउंड लिंक।
अब जो जिस बंदे ने मेरा वो बैनर लगाया, मेरे लिए वो इनबाउंड लिंक है, लेकिन उस बंदे के लिए क्या है, वो आउटबाउंड लिंक है, क्योंकि वहां से लोग देखकर मेरी तरफ आएंगे, उसके ऑफिस से आउट होंगे टूवर्ड्स मी, तो उसे आउटबाउंड लिंक कहते हैं। समझ लग गई है ये चीज। और जिस ऑफिस में आउटबाउंड लिंक होते हैं, बाहर की चीजों का गाइडलाइन होती है, तो उस ऑफिस को ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जिस वेबसाइट में आउटबाउंड बैकलिंक होंगे, उस वेबसाइट को ज्यादा ऑथेंटिक कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा कि किन को आपने आउटबाउंड लिंक देना और किन को नहीं देना। वो चीजें मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब आपको ये समझ लगी कि इंटरनल, इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक में क्या फर्क है। अगर अभी भी समझ नहीं लगी तो 2 मिनट में जल्दी से आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करूं और हम थोड़ा सा आगे मूव करें। ओके, क्वेश्चन है जी, सर पेज टू पेज लिंक कितनी क्वांटिटी में होने चाहिए ऑन वेबसाइट, यानी कि इंटरनल लिंक आप पूछ रहे हैं। भाई ये मैटर नहीं करता कितनी क्वांटिटी में हो, ठीक है। बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बता दिया। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जिनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, जितनी जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, उनके ऊपर आप इंटरनल लिंक लगा सकते हो। वो चाहे 50 हैं, चाहे 100 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 1 है, चाहे 3 है, डजेंट मैटर। लेकिन आपने कोई भी ऐसे सिर्फ इंटरनल लिंक की खातिर इररेलेवेंट वर्ड्स के ऊपर बैकलिंक नहीं देना अपने आप को, यानी कि इंटरनल लिंक नहीं देना। आपने कोई मीनिंगलेस वर्ड पर लिंक नहीं लगाना शुरू कर देना। जैसे विकिपीडिया की एक एग्जांपल है, विकिपीडिया ना हमेशा रेलिवेंट के ऊपर लगाता है। जैसे अभी हम वेलोसिटी की बात करते हैं, देखें आपको ये चीज क्लियर कर दूं। देखें उसने कहा डायरेक्शनल स्पीड। अब स्पीड एक अलग चीज है जिसका एक पूरा टॉपिक है, उसने इसको इंटरनल लिंक दे दिया। ऑब्जेक्ट एक पूरा एक टॉपिक है, इसके अंदर उसने उसको इंटरनल लिंक दे दिया। मोशन पूरा एक फील्ड, एक टॉपिक है, उसने इसको इंटरनल लिंक दे दिया। रेट ऑफ चेंज पूरी एक फील्ड है, उससे उसने अलग दे दिया। पोजीशन एक अलग फील्ड है उसको। अब पर्टिकुलर इसकी कोई अलग फील्ड है, जो ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड क्या है, मुशाहिदा करना। भाई ये तो एक जनरल, एक कुछ चीजों को स्पोर्ट कर रहा है ना। जैसे कि जी आपने वेलोसिटी को ऑब्जर्व करना है, या किसी टाइम ऑफ रेफरेंस को या फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी की अपनी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। स्पीड की अपनी एग्जिस्टेंस है, वेक्टर की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, काइनेमैटिक्स अपनी एक फील्ड है। तो इन सब पर उसने इंटरनल लिंक देना शुरू कर दिया। लेकिन भाई ज्यादा इंटरनल लिंक तभी पॉसिबल है जब आपकी वेबसाइट में कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये जहन में रखना, अगर कंटेंट कम है तो फिर आप इंटरनल लिंक इतने ज्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटरनल लिंक आपने अपनी वेबसाइट के लगाने हैं ना। आपकी अपनी वेबसाइट में टोटल 10 आर्टिकल हैं, तो ज्यादा कैसे लगाओगे। ये तो तभी पॉसिबल है जब आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट, और जैसे जैसे कंटेंट बढ़ता चला जाएगा आपके इंटरनल लिंक्स भी बढ़ते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ लग रही है। बस आपने नेचुरली यूज करना है, मीनिंगफुल यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। अगर मिस यूज करेंगे इंटरनल लिंक्स को तो प्रॉब्लम होगी, वरना कोई मसला नहीं है। ओके हो गया जी। बाउंस रेट क्या होता है। बाउंस रेट के लिए ना मेरी एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, सर हिशाम सरवर साहब के साथ मैंने एक लाइव सेशन किया था बाउंस रेट के ऊपर, तो वो आप सुन लें, आपको बड़ी डिटेल में समझ लग जाएगी कि बाउंस रेट क्या है, ठीक है। उसमें बाउंस रेट और रोबोट्स, यूजर एक्सपीरियंस रोबोट वाले टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था। और उसके भी 2 लेक्चर होने हैं मजीद। सर थोड़ा सा बिजी हो गए हैं कुछ कामों में, और उनकी तबीयत भी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी पिछले दिनों, तो इसलिए वो लाइव सेशन नहीं ले रहे। तो वो इंशाल्लाह दोबारा हमने शुरू करने हैं, मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक। तो मजीद 2 लेक्चर अभी मैंने और देने हैं उसके ऊपर ना, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लिंक ना मिले तो ग्रुप में मैसेज करें, वो यूट्यूब का लिंक या कोई भी बच्चा आपके साथ शेयर कर देगा। ओके जी, आई एम फ्रॉम इंडिया, नाइस वीडियो, थैंक यू हर्ष त्यागी। सर प्लीज ये बता दें कि प्रेज दिए बगैर कैसे अच्छा लिंक ले सकते हैं। यार अभी वेट करो, बैकलिंक लेने के तरीके बताऊंगा आपको, ना टेंशन लें। अभी तो पूरा 3-4 लेक्चर इसी के ऊपर होने हैं, थोड़ा सा हौसला रखो। एक आर्टिकल में कितने कितने लिंक होने जरूरी है, इंटरनल एंड आउटबाउंड।
यार इंटरनल लिंक की कोई लिमिट नहीं है, आउटबाउंड कोशिश करें 1 या 2 हो, ज्यादा आउटबाउंड लिंक ना डालें, क्योंकि इसका मतलब ये कि आप ट्रैफिक को बाहर वाली साइट पर भेज रहे हैं जो आपकी वेबसाइट को छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, आउटबाउंड लिंक 1 या 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आउटबाउंड लिंक देने की जरूरत नहीं है। इंटरनल लिंक जितने आप इंटेलिजेंटली नेचुरली यूज कर सकते हैं कर लें, उसमें कोई लिमिट नहीं है। सर समझ आ गई, थैंक यू। एक आर्टिकल में 2 आउटबाउंड और 1 इंटरनल लिंक, नहीं नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है त्यागी। आउटबाउंड के लिए ठीक है मैक्सिमम 2, वो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। इंटरनल लिंक तो जितने आप दे सकते हैं दे दें, इंटरनल लिंक पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इंटरनल लिंक तो आप 10 भी दे सकते हैं। और इसकी एग्जांपल देखें, विकिपीडिया आपके सामने कम से कम 100 प्लस बैक इसने इंटरनल लिंक लगा रखे हैं, 100 प्लस विकिपीडिया ने, और इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अनटिल अनलेस आपके पास कंटेंट है उससे रिलेटेड और आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट पड़ा हुआ रेलिवेंट, आप लिंक करते जाएं, डजंट मैटर। सर एक आर्टिकल में हम अपनी ही वेबसाइट के कितने लिंक लगा सकते हैं, और सर हम अपनी आर्टिकल में आउटबाउंड लिंक क्यों लगाएंगे? ये मैं अभी आपको आंसर दे चुका हूँ जी अभी, कि कितने लिंक लगाने। सर ऑन पेज और साइट एसईओ के बारे में ओवरव्यू करा दें। नहीं मेरे भाई, इसकी पिछली वीडियोस पड़ी हुई हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं सुनी, वो जाएं, पिछले 18 लेक्चर पड़े हुए हैं, वो 18 के 18 लेक्चर सुने, आपको हर चीज इन डिटेल समझ लग जाएगी। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर रिकॉर्डिंग ना होती तो फिर मैं ओवरव्यू करवा देता। सर जी आउटबाउंड लिंक्स में किन चीजों का ख्याल रखना है? मैंने यूज किए हैं बट मुझे नहीं पता कि वो वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। अच्छा इरफान, अभी थोड़ा सा वेट करें, ये हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लगता है ना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो उसे नो फॉलो का टैग लगा दो। नो फॉलो का टैग लगाना जरूरी है इफ यू फील कि आपको नहीं पता आउटबाउंड लिंक ऑथेंटिक है या नहीं। अगर वो प्योर ऑथेंटिक है ना, जैसे कि गूगल के लिंक हैं, या गूगल अपने स्पोर्ट के लिंक है, या किसी बहुत बड़ी वेबसाइट नील पटेल का अगर कोई लिंक है, इनको अगर मैं नो फॉलो ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट हो जो ऑथेंटिक ना हो, गूगल की नजर में उसको कहीं ना कहीं पेनल्टी या उसका कोई स्पैम स्कोर एग्जिस्ट करता हो, तो गूगल आपको भी शक की निगाह से देखेगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे सकता हूं। बेसिकली बैकलिंक क्या है? बैकलिंक एक गारंटी है, एक जमानत है। अगर आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आके मेरी जमानत देता है कि भाई अब्बास साहब बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो मुझे बैकलिंक दे रहा है ना, अब वो जो बंदा मेरी जमानत दे रहा है, मेरी गारंटी दे रहा है, वो बंदा बहुत नेक है, अच्छा है, उसकी वर्थ बहुत है माशरे में, तो लोग मुझे भी नेक ही जानेंगे। लोग कहेंगे यार इतना अच्छा बंदा इसकी गारंटी दे रहा है तो अब्बास अच्छा ही होगा। मेरी बात समझ लग रही है ना? इसी तरह अगर आपने किसी वेबसाइट का आउटबाउंड लिंक लगाया, ठीक है, तो ये चीज देखना जरूरी है। अब अगर उसने मेरा गारंटी एक चोर ने, ये एक ऐसे बंदा जो बदतमीज है, चोर है, उसने दी, एक चोर आके कहे बादशाह साहब अच्छा बंदा, वो यही कहेगा चोर कह रहा है तो हो सकता है वो भी इसी का साथी हो, चोर ही होगा। मेरी बात समझ लग रही है ना? इसलिए भाई लिंक लेते हुए और लिंक देते हुए हमेशा अथेंटिसिटी का जरूर टेक केयर करने हैं कि कितनी अथेंटिक और ओरिजिनल वेबसाइट है जिससे ले रहे हैं या जिसको दे रहे हैं, दोनों सूरतों में। तो ये चीजें कैसे चेक करनी है, हम अगले लेक्चर्स में ये चीजें पढ़ेंगे इन डिटेल, थोड़ा सा वेट करें। और अगर हमें नहीं समझ लग रही तो भाई उसे डू फॉलो के बजाय नो फॉलो कर दें। अब ये नो फॉलो डू फॉलो क्या चीजें, अभी थोड़ी देर में आपको समझ लग जाएगी, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। सर अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पर बेचता हूं तो क्या उनके बैकलिंक बेनिफिशियल होगा? अच्छा ये डिपेंड करता है ब्रांडेड प्रोडक्ट आप किसे कहते हैं। अगर तो वो कोई कॉपीराइट है तो वो हो सकता है वो आपको डीएमसीए ही दे दे, वो आपको बेचने ही ना दे। लेकिन अगर वो ओपन टू सेल बाय एवरीवन है तो आप फिर जरूर लें बैकलिंक, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक होंगे आप ब्रांड से भी ऊपर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लेने चाहिए फिर, लेकिन पहले ये देख लें कि वो ब्रांड आपको अलाउ भी कर रहा है उनकी चीजें सेल करना या नहीं। कहीं ऐसा ना हो आप इतनी मेहनत करें और कुछ अर्से के बाद वो डीएमसीए करे कि जी ये मेरी प्रोडक्ट इलीगल तरीके से बेच रहा है विदाउट परमिशन, तो आपकी वो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जो है या वो लिंक जो है वो गूगल से ही खत्म हो जाएगा। मिनिमम कितने आर्टिकल्स हों यार जुनेद, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस इतना जहन में रखें कि जिस टॉपिक के ऊपर आप वेबसाइट बना रहे हैं ना, उसका एक एक कोना, एक एक कंसेप्ट, एक एक बात आपने कवर करनी है। वो चाहे 10 आर्टिकल में पूरी हो जाए, चाहे 100 आर्टिकल में पूरी हो, चाहे 1000 आर्टिकल में पूरी हो, चाहे 1 लाख आर्टिकल में पूरी हो। बस अगर आपने जिस टॉपिक की वेबसाइट है उस टॉपिक का 100% कंटेंट कवर कर लिया तो समझ लें यू आर द किंग इन गूगल। गूगल में आपकी बादशाहत है, क्योंकि गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन वेबसाइट को देता है जिन वेबसाइट ने कंटेंट कवरेज हर एंगल से कर रखा है, 360 एंगल कवर कर रखा है। ये चीज ध्यान में रखें। इसलिए मैं कहता हूं भाई, डोंट गो फॉर द मैक्रो नीच, डोंट गो फॉर द माइक्रो नीच, ऑलवेज गो फॉर द नैनो नीच। छोटा सा टॉपिक उठाओ लेकिन उस टॉपिक पर हर एंगल से चीजों को कवर कर दो, आपकी जीत है। हाँ सर, सीलो स्ट्रक्चर क्या होता है यार? ये पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, मुझे नहीं पता भाई ये सीलो स्ट्रक्चर क्या, मैं तो सुन ही पहली दफा रहा हूँ। और टायर लिंक यार ये छोड़ दो, ये ब्लैक हैट की चीज है टायर लिंक्स ना, ये नहीं मैं आपको बताऊंगा। ये होता है कि आपने हाई अथॉरिटी या कहीं से भी बैकलिंक लिए और अपने बैकलिंक को हाई अथॉरिटी बनाने के लिए जहां से बैकलिंक लिए फिर उनको बैकलिंक दें, फिर जिनसे उनको बैकलिंक दिए फिर उनको बैकलिंक दें। ये चीजें हमारी दुनिया में एटलीस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, एटलीस्ट मेरी दुनिया में ये टायर लिंक्स की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इसको बिल्कुल प्रेफर नहीं करता भाई। बैकलिंक लें, अच्छे तरीके से लें, कोई 2 नंबर बैकलिंक लेने की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको टायर लिंक्स में जाने की जरूरत है। ये जितने भी लिंक पैरामिड स्कीम, इसे लिंक पैरामिड स्कीम भी कहते हैं, जितने भी ये लिंक पैरामिड स्कीम्स हैं ये मेरी नज़र में फेक हैं और टाइम वेस्ट है। ठीक है, और इसका कोई फायदा नहीं। और आप लिंक पैरामिड स्कीम के थ्रू या टायर लिंक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे और गूगल ने एक अपडेट करने और आपकी वेबसाइट धड़म नीचे आके गिर जाने, फिर आप कहेंगे ओ मेरी तो वेबसाइट की ट्रैफिक ही खत्म हो गई। भाई एक चीज अपने जहन में बैठा लें, 6 महीने के बजाय 1 साल लगा लेना, लेकिन प्रॉपर तरीके से चलना ताकि गूगल की कोई भी अपडेट आए आपकी ट्रैफिक ना गिरे, ये जहन में रखना। नो फॉलो डू फॉलो लिंक से कौन से लिंक दें, ये मैं भी बताता हूँ यार इसके बारे में। बट गूगल की एल्गोरिदम बोलती है कि एक पेज पर ज्यादा लिंक नहीं होने चाहिए। त्यागी साहब वो मुझे लिंक दे सकते हैं गूगल का जहां पे उन्होंने ये कहा कि एक पेज पर ज्यादा लिंक नहीं होने चाहिए? देखें, अगर कोई थर्ड पार्टी कह रही है ना तो उसकी कोई वर्थ नहीं है। इसकी वर्थ तब भी होगी अगर गूगल के अपने फोरम्स में या तो web.dev पर लिखा हुआ है या sport.google.com पर लिखा हुआ है, फिर तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ गूगल ने कि अपने पेज में लिंक ज्यादा नहीं देने, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, नेवर। गूगल ने ना ये कहा कि ज्यादा देने हैं ना ये कहा कम देने हैं। गूगल ने ये कहा है कि नेचुरली देने हैं, यूजफुल यूज करना है, इंटेलिजेंटली यूज करना है, उसे मिस यूज नहीं करना। भाई अगर आपको लगता है आपके एक आर्टिकल में 10 ऐसी बातें डिस्कस हो रही हैं जिनके ऊपर आपने अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं, तो 10 के 10 आर्टिकल को लिंक करें इंटरनल लिंक के थ्रू अपने आर्टिकल में। ये बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट। ठीक है। सर जी टैग कैसे लगवाऊं? जिन साइट्स का आउटबाउंड लिंक गया थे उनका स्पैम स्कोर बहुत लो था, मीन्स 10 से कम। यार हौसला करो, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। सर मेरी एक साइट है उसके 95% डू फॉलो बैकलिंक है, तकरीबन 1 M है बट कीवर्ड रैंक में 1 M क्या मतलब, यानी कि 1 मिलियन बैकलिंक है? अरसलान डू यू मीन कि जी आपकी वेबसाइट के 1 मिलियन और उसमें से 95% डू फॉलो है? इसको जरा मुझे सजेस्ट करें। व्हाट इज बीबी कोड इन एसईओ? यार मुझे नहीं पता यार ये बीबी कोड क्या है, ये कोई बीबी है या बाबा है क्या है? गूगल करो, गूगल करो। अरसलान वेबसाइट ओनली ऑफ पेज से रैंक नहीं होती, ऑन पेज पे भी ध्यान दे दो बस। सर ऑफ पेज स्टार्ट करने के लिए कितने आर्टिकल्स हो मिनिमम? अच्छा, ऑफ पेज स्टार्ट करने के लिए ना आर्टिकल्स का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वेबसाइट को सबसे पहले टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करो, टेक्निकली, यानी कि ऑन साइट एसईओ या टेक्निकल एसईओ परफेक्ट करो।
उसके बाद ऑन पेज एसईओ परफेक्ट करो। ये सिर्फ 2 चीजें परफेक्ट करने से आप देखेंगे आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगी। आपके कुछ ना कुछ कीवर्ड जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होंगे ना, वो रैंक होना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद। जब आपको कोई थोड़ी सी 8-10 क्लिक डेली के मिलना शुरू हो जाए ना गूगल से, इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट अब 100% रेडी है ऑफ पेज एसईओ के लिए। भाई जो कीवर्ड आपके पहले पेज पहले नंबर पर रैंक हो गए ना, उसको तो छोड़ दो। जो कीवर्ड आप देखें पहले पेज दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर रैंक हो रहे हैं ना, उनको फौरी एक एक दो दो अच्छे बैकलिंक देना शुरू करें। जैसे ही बैकलिंक देना शुरू करेंगे ना, देखेंगे वो चौथे नंबर वाला जो आपका कीवर्ड है ना, वो दूसरे या पहले नंबर पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारी वेबसाइट टेक्निकली वीक होती है, ऑन पेज एसईओ हुई नहीं होती और हम लिंक बिल्डिंग शुरू कर देते हैं। उससे हमारी वेबसाइट को फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। ये जहन में रखें। पहले आपने टेक्निकली चीजों को सेट करना है, फिर ऑन पेज सेट करनी है, उसके बाद ऑफ पेज की तरफ जाना है, बढ़ना नहीं। उसमें चाहे आपका आर्टिकल 5 है या चाहे 50 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सोशल सिग्नल कितना जरूरी है जी? बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दौर में, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि सोशल सिग्नल्स का फायदा भी तब होगा जब आपकी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ स्ट्रांग होगी, ऑन पेज स्ट्रांग होगी, और लिंक बिल्डिंग भी थोड़ी सी अच्छी एक जानदार होगी। फिर सोशल सिग्नल्स का आपको सही फायदा होगा, वरना नहीं। यस सर, 1 मिलियन बैकलिंक है, ऑन पेज एसईओ भी की हुई है, बट कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो रैंक नहीं हो रहे। मेरे भाई अगर 1 मिलियन बैकलिंक है ना, तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ 110% कि वो आपके बैकलिंक जो है ना, वो लो क्वालिटी है, 100% लो क्वालिटी है। आपको एक मजे की बात अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपको शायद समझ नहीं लगी। अगर एक बंदा मेरी गारंटी ले रहा है जो नेक है, वो मेरी वर्थ में इजाफा करेगा। अगर एक ऐसा बंदा मेरी गारंटी या मेरी जमानत दे रहा है जो खुद करप्ट है, खुद बदनाम है, तो वो मेरी नेक नीति में इजाफा नहीं करेगा, उल्टा मेरे लिए बदनामी का बायस बनेगा। तो मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि ऐसा बंदा मेरी जमानत दे जो खुद जमाने में बदनाम होगा। तो मैं उसे कता तौल्लकी करूंगा बदनाम बंदे से। तो भाई अगर अच्छा बैकलिंक है तो आपको फायदा देगा। अगर आपका पुअर बैकलिंक है, बुरा बैकलिंक है, अच्छा बैकलिंक नहीं है, तो वो आपको फायदा तो क्या उल्टा नुकसान देगा, ये जहन में रखना। और जिस वेबसाइट के 1 मिलियन बैकलिंक हो ना, मैं 100 नहीं 200% गारंटी से कह सकता हूँ वो अच्छे बैकलिंक नहीं होंगे। वो ऑटो जनरेटेड बैकलिंक होंगे। भाई उसकी लिस्ट निकालो और उसको डिसअवो करो गूगल में। गूगल को बताओ कि ये मैंने नहीं बनाए, मेरी वेबसाइट से इस बैकलिंक का कंसेप्ट खत्म करो, इन वेबसाइट्स को मेरी वेबसाइट से खत्म करो। आप जितने बुरे बैकलिंक है वो खत्म करना शुरू कर दो। अगर आपकी वेबसाइट में 1 मिलियन में सिर्फ 10 बैकलिंक अच्छे हैं ना, सिर्फ वो 10 रख लो, बाकी सारे के सारे खत्म कर दो, देखना आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। भाई जिस वेबसाइट की 1 मिलियन बैकलिंक है, वो पता नहीं कैसी वेबसाइट होगी, मैं अज्यूम कर सकता हूँ थर्ड क्लास बैकलिंक होंगे। तो वो रिमूव करो, बैकलिंक रिमूव करोगे तो फायदा होगा, बनाने से नहीं। सर आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी है। मेरे भाई क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काफ़ी है। काफ़ी अरसे से मैं एसईओ कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्लाइंट्स को भी हैंडल करता हूँ, फ्रीलांसर पर भी बहुत सारी कुछ कंपनीज के प्रोजेक्ट भी हैंडल करता हूँ। बेसिकली आई एम एमफिल इंजीनियर हूँ, सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर हूँ, स्पेशलाइजेशन इन स्पेस, सैटेलाइट एंड स्पेस क्राफ्ट। एसईओ मेरा पैशन है, शौक के तौर पे करता हूँ। सर ये भी बता दें कि कैसे पता चलेगा कि हमारा पेज कौन से नंबर पर है। भाई बड़ा सिंपल सा हल है, गूगल पे जाओ। मैं देखना चाहता हूँ गूगल में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पर मेरी वेबसाइट कौन से नंबर पर है। मैं जाके ये सर्च करूंगा, भाई पहले पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, चौथे, ये लें जी, ये मेरी वेबसाइट पहले पेज चौथे नंबर पर है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट पर dgapps.com। इसका मतलब है कि भाई मेरी वेबसाइट चौथे नंबर पर रैंक हुई है। बस इस तरह आपने चेक करना, और कुछ भी। ठीक है, सिंपल सा हाल है, मैनुअली जाओ चेक कर लो। और उसके अलावा अगर गूगल सर्च कंसोल आपने अटैच किया हो अपनी वेबसाइट में, तो वो भी हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है।
सर सर्विसेज बिजनेस साइट की ऑफ पेज एसईओ कैसे करते हैं? और यार अभी हौसला रखो, जब ये ऑफ पेज एसईओ खत्म हो जाएगी ना तब पूछेगा कि डिफरेंट साइट्स की ऑफ पेज कैसे करनी है। अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं ऑफ पेज कैसे करनी है, तो मैं दूसरी वेबसाइट्स का कंपैरिजन कैसे करके दिखाऊंगा? थोड़ा सा हौसला रखो सर। अगर हमें एक ही वेबसाइट से ज्यादा बैकलिंक मिलते हैं तो उनका कोई फायदा होगा? नहीं यार, उनका कोई फायदा नहीं होगा सच, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आपको किन किन पेजेस से मिल रहे हैं। अगर आपने हर पेज से ही बैकलिंक ले रखा है तो उसका कोई फायदा नहीं, यूजलेस है। अगर आपने जैसे सिग्नेचर लिंक जिसे कहते हैं फुटर में, दैट इज अ सिग्नेचर लिंक, उसका क्या मतलब है? वो तमाम हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा सॉरी, मे बी वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है और वो अ, अचानक से सब कुछ ही बंद हो गया था मेरा। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। सॉरी, स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ? सॉरी, चलें जी। क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए आई थिंक, थोड़ा सा आगे मूव करें हम आज। गूगल पर कीवर्ड डालकर F7 प्रेस करने के बाद सर्च में वेबसाइट का नाम। जी बिल्कुल, आप कंट्रोल F करके भी सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। चलें जी, हम थोड़ा सा मजीद आगे अपना कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। आपको इंटरनल इनबाउंड आउटबाउंड लिंक्स का पता चल गया। अब अगर कहीं भी वर्ड आए कि जो मुझे इंटरनल लिंकिंग सेटिंग करनी है तो आपको पता चल जाएगा इंटरनल लिंक्स क्या है। अगर आपको ये कहा जाए कि बैकलिंक लेने हैं तो बैकलिंक का मतलब है कि इनबाउंड लिंक बनाने हैं, और आउटबाउंड लिंक का भी आपको पता चल गया कि अगर किसी दूसरे को बैकलिंक देना, बैकलिंक लेना इनबाउंड लिंक कहलाता है, बैकलिंक देना आउटबाउंड लिंक कहलाता है। ये तो समझ लग गई है। ओके, इसके बाद लिंक पैरामीटर्स हम थोड़े से स्टडी करते हैं, ठीक है? ये बड़ी मजे की चीज है, ये वाला कंसेप्ट आप जरूर समझ लें, जरूर समझ लें। एक पैरामीटर होता है फॉलो का, ठीक है? इसमें दो चीजें होती हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो, ठीक है? बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है किसी भी कंट्री में, तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी करता है उसको तो गवर्नमेंट पकड़ती ही पकड़ती है, लेकिन उसके साथ सहूलतकारों को भी पकड़ती है कि यार इसका सहूलतकार कौन था, किस बंदे ने इसकी हेल्प की, वो भी उतना ही बड़ा मुजरम है। समझ लग रही है ना? ओके, इसी तरह भाई एक वेबसाइट पुअर क्वालिटी की थी, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, उसे 10 वेबसाइट ने बैकलिंक देकर प्रमोट कर दिया गूगल के अंदर। गूगल को लगा कि यार 10 वेबसाइट्स एक वेबसाइट को रेफर कर रही हैं तो इसका मतलब ये वेबसाइट अच्छी होगी। गूगल ने उसको रैंक कर दिया। रैंक करके जब उसका एक्सपेरिमेंट किया तो गूगल को लगा ये तो वेबसाइट ही बड़ी थर्ड क्लास है, इसको तो रैंक नहीं होना चाहिए। तो फिर गूगल उसका बैक रिवर्स इंजीनियरिंग करता है कि किस किस वेबसाइट ने बैकलिंक दिया। भाई वेबसाइट तो बुरी है, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, लेकिन उसको बैकलिंक देकर रैंक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि उसको उसके इस जुर्म में वो 10 वेबसाइट भी उतनी ही बराबर की हिस्सेदार है। तो गूगल ने क्या करना शुरू कर दिया, उसको पेनलाइज करना शुरू कर दिया। गूगल ने कहा भाई जिस वेबसाइट की इलीगल वे से रैंकिंग हुई है मैं इसको तो डी रैंक करूंगा ही करूंगा, इसको तो डी रैंक करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ जिसने इसकी हेल्प की रैंकिंग में उसको भी पेनल्टी दूंगा, उसको भी सजा दूंगा, पनिश पनिश करूंगा उसको। मेरी बात समझ लग रही है?
जब ये बात आई तो बहुत सारी वेबसाइट गिरना शुरू हो गई। तो फिर बहुत सारी वेबसाइट के ऑनर्स ने गूगल में ये कंप्लेन की कि भाई हमने इन्हें बैकलिंक दिया लेकिन हमें नहीं पता था कि ये अच्छी है या बुरी है। अब हमें हर वेबसाइट का नहीं पता होगा कि कौन सी वेबसाइट अच्छी है या बुरी है, तो इसका मतलब किसी को बैकलिंक ना दें। तो फिर गूगल ने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, डू फॉलो नो फॉलो की। गूगल कहता है अगर आपको पता है ये वेबसाइट अच्छी है, अथेंटिक है, और गारंटी है, तो आप उसको डू फॉलो बैकलिंक दें, डू फॉलो। इससे ये होगा कि उसको बैकलिंक भी मिलेगा और साथ में उसकी वर्थ भी बढ़ेगी गूगल के अंदर। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये वेबसाइट अच्छी है या बुरी है, तो आप इसे फिर नो फॉलो लिंक दें। इससे उसे बैकलिंक तो मिल जाएगा लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा रैंकिंग में। यानी कि बैकलिंक दो तरह के हैं, एक वो बैकलिंक जिसका फायदा है गूगल रैंकिंग में कि गूगल उसे कंसीडर करता है रैंकिंग के लिए, एक वो बैकलिंक जिसे गूगल कंसीडर ही नहीं करता। यानी कि अगर मैं डू फॉलो बैकलिंक दूंगा किसी को, डू फॉलो, तो गूगल उसको कंसीडर करेगा कि ये इसके फेवर में एक वोट कास्ट कर रहा है और गूगल उसके रैंकिंग बढ़ाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैंने किसी को बैकलिंक दिया नो फॉलो, इसका मतलब यह है कि मैं गूगल को बता रहा हूं भाई मैं इसको बैकलिंक तो दे रहा हूं लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा कि ये वेबसाइट ठीक है या नहीं। तो गूगल फिर उसको कोई एडवांटेज नहीं देगी जिसको बैकलिंक मिला। गूगल कहेगा भाई उसने तुझे तेरी गारंटी नहीं ली, उसने तो तुझे नो फॉलो बैकलिंक दिया, तो मैं तेरी वर्थ कैसे बढ़ाऊं। मैं तो वर्थ तब बढ़ाऊंगा जब कोई वेबसाइट तेरी गारंटी लेगी, डू फॉलो बैकलिंक देगी। समझ लग रही है। तो भाई ये डू फॉलो और नो फॉलो का यही कंसेप्ट है। अगर मुझे एसईओ रैंकिंग में, एसईओ की रैंकिंग में अपनी वेबसाइट की वर्थ बढ़ानी है, अपनी वेबसाइट की वर्थ बढ़ानी है मतलब रैंकिंग बढ़ानी है, मतलब टॉप पर रैंक करना है, मतलब ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, तो मुझे डू फॉलो बैकलिंक चाहिए। लेकिन मैं कुछ अरसे के बाद मे बी नेक्स्ट क्लास में ये आपको बताऊंगा कि भाई नो फॉलो बैकलिंक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद है। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि अगर वो शर्त, वो फार्मूला नो फॉलो बैकलिंक पे पूरा उतरता है तो मैं डू फॉलो की बजाय नो फॉलो प्रेफर कर रहा होता हूँ। उससे फायदा क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लिंक जूस यही होता है ना कि उसकी वर्थ बढ़ी या नहीं। यानी कि देखें अगर डू फॉलो बैकलिंक दिया ना तो इसका मतलब ये कि मैं उसे एसईओ लिंक जूस दे रहा हूं। यानी कि ये समझ लें कि मैं एक पौधा लगा के उसे पानी भी दे रहा हूं ताकि भाई वो ग्रो कर जाए। ठीक है, ये डू फॉलो बैकलिंक है। नो फॉलो बैकलिंक में भाई मैंने पौधा लगा दिया पर पानी नहीं दे रहा, मैंने बैकलिंक दे दिया लेकिन गारंटी नहीं दे रहा, तो गूगल में उसकी वर्थ उतनी ही रहेगी जितनी है। अगर डू फॉलो बैकलिंक दूंगा तो गूगल की नजर में जिस वेबसाइट को डू फॉलो बैकलिंक मिल रहा है उस वेबसाइट की वर्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं नो फॉलो बैकलिंक दे रहा हूं तो उसकी वर्थ नहीं बढ़ेगी लेकिन उसे बैकलिंक मिल जाएगा। ये इसका मकसद है। समझ लग गई है डू फॉलो नो फॉलो की। यहां तक कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट तो नहीं है या कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? अगर है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज उसके बाद फिर हम मजीद आगे कुछ और पैरामीटर भी हैं लिंक के, वो पढ़ना शुरू करते हैं। सर गेस्ट पोस्ट से कैसे लिंक लेंगे विदाउट पेइंग? अहमद अभी ये मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं ये बताऊंगा ना कि लिंक बिल्डिंग करनी कैसे है तब ये क्वेश्चन पूछिएगा, अभी नहीं। ये मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट पेइंग, बगैर किसी को 1 रुपया दिए गेस्ट पोस्ट कैसे पब्लिश करवानी है, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। और बहुत इजी वे है, आप थोड़ा सा हौसला रखें। सर यूज दोनों करने होते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता ना, ये दूसरी वेबसाइट पे डिपेंडेंट है जो मुझे बैकलिंक दे रही है। ये उसकी मर्जी है, वो मुझे डू फॉलो बैकलिंक देती है या नो फॉलो बैकलिंक देती है। लेकिन अगर डू फॉलो बैकलिंक देगी तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, नो फॉलो बैकलिंक देगी तो कम फायदा होगा। ठीक है, क्लियर होगी। चलें जी, एक और पैरामीटर है नो रेफरर। ठीक है,
नो रेफरर किसे कहते हैं? सुने? डू फॉलो, नो फॉलो सुन रखा होगा आपने। इसी तरह नो रेफरर, नो ओपनर, ठीक है, ये वाले पैरामीटर आपने सुने हुए हैं। नो इंडेक्स अभी नहीं करते, चले नो इंडेक्स भी लिख लेते हैं। सर व्हाई वी मेक नो नो फॉलो बैकलिंक, सॉरी, वाई वी मेक नो फॉलो बैकलिंक, कि आप ये कह रहे हैं कि हम नो फॉलो बैकलिंक क्यों नहीं बनाते? यही क्वेश्चन है आपका त्यागी, या कोई और क्वेश्चन है? सॉरी काइंडली, अच्छा यही क्वेश्चन है। देखें, मैंने आपको जैसे बताया, हम बैकलिंक क्यों बना रहे हैं भाई? हम रैंकिंग के लिए बना रहे हैं ना, ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अप हो। यही मकसद है बैकलिंक का। वैसे तो बैकलिंक के दो मेजर रीजन होते हैं। सबसे बड़ी रीजन रैंकिंग है, दूसरी मेजर रीजन ट्रैफिक है, डायरेक्ट ट्रैफिक मिलती है। डू फॉलो के ये दोनों फायदे हैं कि हमें रैंकिंग में मिलेगी और ट्रैफिक भी मिलेगी, लेकिन नो फॉलो में हमें रैंकिंग नहीं मिलती, सिर्फ ट्रैफिक मिलती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम डू फॉलो बैकलिंक बनाएं अच्छे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमें सारे डू फॉलो मिले, हमें नो फॉलो भी मिलेंगे। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी वेबसाइट को लिंक एक ऐसे पेज से मिल रहा है जिसको डेली 1000 बंदा ओपन करता है गूगल से, मैं कहूंगा भाई नो फॉलो बैकलिंक भी मिल जाए तो भी काबिल कबूल है, ले लो। क्योंकि 1000 में से ज्यादा नहीं तो 10 बंदे लिंक करके तो मेरी वेबसाइट पर आएंगे ना, उससे भी मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। चाहे लिंक जूस नहीं मिला डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि जब ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएगी और मेरी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, उसका सेशन टाइम इंक्रीज होगा। जब सेशन टाइम इंक्रीज होगा, मेरा यूजर एंगेज करेगा मेरी वेबसाइट पे, तो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यूजर एक्सपीरियंस में बेहतर होती चली जाएगी। जब यूजर एक्सपीरियंस मेरी वेबसाइट का बेहतर होगा तो रैंकिंग इंप्रूव करना शुरू कर देगी। मैं नो फॉलो को भी प्रेफर करता हूं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर बहुत ज्यादा हो। वेबसाइट के ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं, उस पेज के ट्रैफिक जहां पे मुझे बैकलिंक मिला हुआ है। अगर उस पेज की ट्रैफिक अच्छी है तो फिर मैं कहूंगा भाई नो फॉलो बैकलिंक भी ले लो। लेकिन अगर अगर उस वेबसाइट की ट्रैफिक भी अच्छी नहीं है तो मुझे बताएं फिर नो फॉलो का क्या फायदा? गूगल की रैंकिंग में भी वो यूज नहीं होगा और ट्रैफिक भी नहीं मिल रही, तो फिर नो फॉलो बैकलिंक लें ना लें एक ही मकसद है, एक ही बराबर है। ठीक हो गया? आई मीन टू से हम अपनी साइट में दोनों लिंक यूज करेंगे। दोनों लिंक मतलब डू फॉलो नो फॉलो, वो तो हमारी मर्जी है ना। अगर हम किसी को बैकलिंक दे रहे हैं, अगर हम दे रहे हैं तो हमारा आउटबाउंड लिंक होगा ना हमारी वेबसाइट में, तो भाई हम उसे डू फॉलो लिंक दें या नो फॉलो दें, हमारी मर्जी है। मैं ये करता हूं, अगर वो ऑथेंटिक वेबसाइट है, गूगल की अपनी वेबसाइट है या गूगल स्पोर्ट की वेबसाइट है, या कोई बहुत बड़ा ब्रांड है जो गूगल की नजर में वाकई एक ब्रांड है, उसको मैं डू फॉलो बैकलिंक दे देता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी वेबसाइट हो जिसकी मुझे खुद गारंटी ना हो कि पता नहीं ये कैसी होगी कैसी नहीं, तो फिर मैं अगर उसे बैकलिंक देना पड़ जाए तो नो फॉलो बैकलिंक देता हूँ, डू फॉलो नहीं देता। ठीक है सर, मैंने आज रियल मी की वेबसाइट से डू फॉलो लिंक लिया है जिसका डीए 90+ है। अच्छा त्यागी, सिर्फ ये डीए 90+ होना और डू फॉलो लिंक होना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पेज से और कितने लोगों ने लिंक ले रखा है। अगर 90+ डीए और पता चले, क्योंकि वहां पे एक ओपन सोर्स है लिंक, कोई भी ले सकता है, और वहां पे पहले ही 200 या 500 बंदों ने बैकलिंक ले रखा है, तो उस बैकलिंक का आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई लिंक जूस आपको नहीं मिलेगा। अगर नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक्स बहुत ज्यादा हैं तो गूगल की नजर में उसकी वर्थ 0 हो जाती है, ये भी जहन में रखें। फिर नंबर 2 रेलेवेंसी देखनी है, नंबर 3 ट्रैफिक देखनी है, नंबर 4 हमें ये देखना है कि वो बैकलिंक कंटेक्चुअल है या वो कमेंट्स में मिल रहा है, ये किस सेक्शन के अंदर है, ये भी मैटर करता है कि इमेज सेक्शन के ऊपर मिल रहा है, बैक कंटेंट के अंदर मिल रहा है, या लोअर पोर्शन के अंदर मिल रहा है। गूगल इस चीज को भी रीड करता है। गूगल कोई कम से कम 10 से ज्यादा पैरामीटर रीड करता है बैकलिंक के, ये सारे के सारे। हाँ, फोरम का बैक फोरम फोरम में भी 2 बैकलिंक होते हैं, एक फोरम पोस्टिंग का है, एक फोरम कमेंटिंग का है। आपने कमेंट करके बैकलिंक लिया है किसी पोस्ट पर?
पोस्ट करके। अच्छा, पोस्ट करके अगर बैकलिंक मिल रहा है DN90+ का तो ठीक है, ठीक है, ओके। अगर कमेंट करके मिल रहा है तो फिर वो देखना पड़ेगा कि टोटल कितने कमेंट हैं उस पोस्ट के अंदर। अगर 100 कमेंट है और 100 के 100 कमेंट में बैकलिंक जा रहा है तो उससे भी वर्थ खत्म हो जाती है। लेकिन और भी काफी सारी चीजें इंशाल्लाह ये अगले लेक्चर्स होने दें, आपको पता चलेगा कि बैकलिंक लेते हुए किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर ये भाई ये 6-7 चीजें उसमें फुलफिल हो रही है ना तो वो बेस्ट बैकलिंक है। चाहे DN90 की बजाय DN9 ही क्यों ना हो, डजंट मैटर, बिलीव मी। DN9 वाला बैकलिंक भी समटाइम DN90 वाले बैकलिंक से कहीं बेहतर होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से पैरामीटर, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। अबू जर आप अगेन एंड अगेन एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिंक जो उसका कंसेप्ट क्लियर कर दें भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, क्या चीज समझाऊं मैं उसमें। अब मैं लिंक जो उसका सारे का सारा रिपीट करूं, क्या करूं, रिपीट तो नहीं कर सकता। अगर कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मुझसे पूछें, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसका मैं आंसर करूंगा, ठीक है। चलें जी, क्लियर हो गया यहां तक। डू फॉलो नो फॉलो के समय लगी। अच्छा चले मैं एक और चीज बता देता हूं कि इसको चेक कैसे करना है। हाउ टू चेक आइदर आई गॉट डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। अब ये चेक कैसे करना है, चलें जल्दी से बताएं अगर किसी को पता है कि अगर मैंने कोई बैकलिंक लिया तो अब मुझे कैसे पता चलेगा। चलें जी, फॉर एग्जांपल मैंने इस वेबसाइट से बैकलिंक ले लिया, अब मुझे कैसे पता चलेगा इस वेबसाइट ने, डिजिटल एप्लीकेशंस ने मेरी वेबसाइट को, इंजीनियर अब्बास वाली वेबसाइट को डू फॉलो बैकलिंक दिया या नो फॉलो बैकलिंक दिया, कौन बता रहा है मुझे। बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा। अब मुझे ये देखना है कि ये लिंक जो दे रहा है मुझे, ये डू फॉलो दे रहा है या नो फॉलो दे रहा है। नो फॉलो एक्सटेंशन से Ctrl+U प्रेस सोर्स कोड में चेक करेंगे। बिल्कुल सही है जी, फातिमा ने सही कहा जी, हम Ctrl+U करेंगे, हम कोई एक्सटेंशन नहीं यूज करते इसके लिए। और नहीं नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं यूज करनी। अच्छा, जितनी ज्यादा आप एक्सटेंशन यूज करेंगे ना अपना रिस्क उतना बढ़ाते हैं, तो ज्यादा एक्सटेंशन भी यूज नहीं करनी। सोर्स कोड में जाके हम चेक कर लेंगे। देखिए अभी मैं करके दिखाता हूँ। मैं करूंगा Ctrl+U, Ctrl+U प्रेस किया, इसका सोर्स कोड खुल गया। अब देखें मैंने इसका बैकलिंक क्या था इसका, देखें मुझे नीचे लोड फुटर में नजर आ रहा है engineerabbas.com/artificial। मैं क्या करूंगा, Ctrl+U किया, सोर्स कोड खुल गया, Ctrl+F सर्च वाला, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंजीनियर अब्बास। ये देखें जैसे मैंने लिखा इसने मुझे ये निकाल के दे दिया कि भाई यहाँ पे बैकलिंक आपको मिल रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली मैंने इसको स्टडी करना है सिर्फ कि भाई यहां से लिंक मिलना शुरू हुआ ए से, ये टाइटल है मेरे लिंक का, ये लिंक है, यूआरएल है, ये इसने टारगेट ब्लैंक किया, यानी कि जब क्लिक, टारगेट ब्लैंक का क्या मतलब होता है, टारगेट ब्लैंक का ये मतलब होता है कि जब इस पे कोई क्लिक करे तो इसी वेबसाइट में या इसी पेज में ना ओपन हो, अलग नए टैब में जाके ओपन हो। जैसे ये देखें अभी मैंने क्लिक किया तो ये देखें अलग टैब में मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है न्यू, इसको कहते हैं टारगेट ब्लैंक। समझ लग गई है, ये टारगेट ब्लैंक की वजह से हो रहा है। फिर रिलेशन हमने दे दिया नो ओपनर। नो ओपनर देखें ये वो वाला जो भी मैं बताऊंगा भाई नो ओपनर क्या चीज है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया। देखें यहां पे कहीं पे भी आपको रिलेशन में, रिलेशन इक्वल टू नो फॉलो का वर्ड नजर आ रहा है इस पूरे ए वाले ब्रैकेट के अंदर, इस पूरी ए वाली ब्रैकेट में नहीं नजर आ रहा ना अगर नो फॉलो का, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि ये डू फॉलो बैकलिंक है। अगर डू फॉलो लिखा हो या कुछ भी ना लिखा हो तो वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो होता है। अगर नो फॉलो का वर्ड लिखा हुआ है, यहां नो ओपनर की जगह नो फॉलो या नो ओपनर के आगे नो फॉलो भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नो फॉलो बैकलिंक है। ये चीज समझ लग गई, इसका मतलब है ये नो फॉलो बैकलिंक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे नो फॉलो नहीं लिखा तो इसका क्या मतलब है, ये कौन सा लिंक है, डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, तो ये भाई डू फॉलो बैकलिंक लिया हुआ है। समझ लगी इस चीज की।
जी इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक ही तरीके, इंस्पेक्ट करके भी। यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ये आपके सामने खुल गया। ये देखें डायरेक्ट लिंक आ जाता है। यहाँ देखें ये रिलेशन में नो ओपनर ही लिखा हुआ है। ये बल्कि ज्यादा क्विक मेथड है। इंस्पेक्ट वाला मैं मेरे ज़हन में था नहीं वैसे, मैं कंट्रोल व्यू, ये भी वैसे बड़ा इजी मेथड है, याद करवा दिया आपने। इंस्पेक्ट करें और यहाँ पे डायरेक्ट पता चल जाता है बस, ठीक है। तो इससे भी बड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है। जो बैकलिंक है ना, जहां पे आपने देखना है, यहाँ पे ये बैकलिंक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, डायरेक्ट मुझे ये बैकलिंक पर ले जाएगा, मुझे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ले गया। यहाँ पे रिलेशन देखना कि रिलेशन के अंदर क्या चीज लिखे है, नो ओपनर लिखे है, नो फॉलो नहीं लिखा हुआ। अगर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ तो ये क्या है भाई, दिस इज अ डू फॉलो बैकलिंक। अंडरस्टूड, समझ आ गई ये चीज। भाई इंस्पेक्ट विंडो शो नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, और यहाँ पे आप देख लें व्यू 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 होता है यहाँ पे। ये वाली चीज तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। उसके बाद ये नीचे होता है कि आपने कंसोल में जाना है, किस में जाना है, ठीक है, परफॉर्मेंस में जाना है, ये अलग चीज है, ठीक है। लेकिन ये तो ओपन हो जाता है। फिर उसके साथ ये एक स्टाइल शीट होती है हमारी, ठीक है। लेकिन ये यार ये कोडिंग की चीजें, ये जब वेब डेवलपमेंट का पढ़ाऊंगा ना फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जाके ये होवर वाली चीजें, या व्यू व्यू स्टाइल लेआउट, इवेंट प्रॉपर्टीज, एक्सेसिबिलिटी, स्टाइल आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये आप अपने लेआउट डॉक साइट से जाके सेट कर सकते हैं। ये अलग अलग करने के लिए है, ये एक ही स्क्रीन में है, या जो भी करना है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अलग स्क्रीन ना खुले, उसी के नीचे आ जाए, तो ये देखें इस तरह भी हो सकता है। इसको मैं रिस्पॉन्सिव कर दूं। अब जैसे ये करना है, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट होगा और उसी स्क्रीन पे खुल जाएगा, अलग नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये मेरी मर्जी है, मैं जैसे मर्जी उसका डिजाइन सेट कर लूँ। लेकिन ये इंस्पेक्ट एलिमेंट हर एक में होता है यार। तो सही बता देता है 100%। जी अगर आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं तो ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन मैं एक्सटेंशंस को प्रेफर नहीं करता। बहुत ज्यादा एक्सटेंशन करने से बहुत सारे मसले होते हैं। वो भी कभी मौका मिला तो एक्सटेंशन, ब्राउजर ब्राउजर की वर्किंग मैं पढ़ाऊंगा, ब्राउजर परफॉर्मेंस क्या चीज होती है, और बहुत सारे एक्सटेंशंस आपके ब्राउजर की परफॉर्मेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जो चीज आप मैनुअली और क्विकली कर सकते हैं वो करें, उसके लिए एक्सटेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है। जहां पे जो काम आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उस पर आसानी के लिए आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। सर अभी क्लास ज्वाइन की है, आप प्लीज वापस बता दें, जजाकल्ला जी। थैंक यू माजिद। कोशिश करूंगा कि मैं लेक्चर खत्म करने के बाद दोबारा लेक्चर दे दूंगा आपको, ना टेंशन लें। कौन सी एक्सटेंशन, नो फाइल एक्सटेंशन इन गूगल, ठीक है, ओके। चलें जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे चलें, नो रेफर। अच्छा, अब गूगल कंसोल के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है ना, चलें जी, इससे पहले ना मैं आपको एक और चीज पढ़ाता हूँ। ट्रैफिक टाइप्स कौन कौन सी हैं। देयर आर मैनी ट्रैफिक टाइप्स, लेकिन जो नॉर्मली हम कंसीडर करते हैं ना, वो एक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक है पेड ट्रैफिक। जल्दी से बताएं और कौन कौन सी हैं। एक है सोशल मीडिया ट्रैफिक, एक है रेफरल ट्रैफिक। इसके अलावा अगर किसी को पता है तो वो भी बताएं जी। रेफरल, सोशल, ईमेल। हाँ, एक ईमेल से याद आ गया, डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है, इसके अलावा यही 5 हिस्सों में, मैं इन्हीं 5 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ तमाम ट्रैफिक को। लेकिन अगर इसके अलावा किसी के जहन में या माइंड में कोई और ट्रैफिक के टाइप है तो वो भी मुझे शेयर कर सकता है। लेकिन मेरे नजदीक यही 5 है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसे कहते हैं, वो ट्रैफिक जो सर्च इंजन से आती है, या ये समझ लें कि गूगल से आती है जो ट्रैफिक। ठीक है, पेड ट्रैफिक वो है
जो SCM से आती है, सर्च इंजन मार्केटिंग से आती है, गूगल के अंदर पेड से जो आती है। तीसरी सोशल मीडिया ट्रैफिक वो है जो सोशल मीडिया से आती है, जैसे कि अभी मैंने यहां से अपने ट्विटर अकाउंट पर यहां पर क्लिक किया और मेरी वेबसाइट ओपन हो गई, तो ये ट्रैफिक कौन सी है, ये सोशल मीडिया ट्रैफिक हो गई, ठीक है। फिर एक आती है रेफरल ट्रैफिक, जो किसी रेफर्ड बाय एनी वेबसाइट, जो किसी वेबसाइट से रेफर होकर आती है, जैसा कि यहां पे देखें। अब यहां पे गया, मैंने देखा अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज भी ये डिस्कस कर रहा है, मैंने क्लिक किया और यहां पे चला गया। अब इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है, ये वाला क्लिक क्या काउंट होगा, क्या ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, पेड ट्रैफिक है, सोशल मीडिया रेफरल है, या डायरेक्ट ट्रैफिक है? ये बेसिकली रेफरल ट्रैफिक है, रेफर होकर आई है मेरी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर, या किसी भी वेबसाइट से ट्रैफिक अगर रेफर होकर आ रही है तो इसे रेफरल ट्रैफिक कहेंगे। फिर डायरेक्ट ट्रैफिक क्या है, भाई मुझे लिंक पता है, मैंने जी DGIOS की वेबसाइट खोलनी है, मैं ब्राउजर में गया, जाके लिखा dgios.com और एंटर कर दिया। अब ये ट्रैफिक कौन सी कहलाएगी, इसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक, ओपन बाय डायरेक्ट लिंक। लिंक से मैंने ओपन किया, डायरेक्ट लिंक से ब्राउजर के अंदर जाके, समझ लग गया। ये 5 तरह की ट्रैफिक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? इनबाउंड ट्रैफिक भी कह सकते हैं कि क्या इससे रेफरल वाली ट्रैफिक को, अच्छा ये सारी इनबाउंड ट्रैफिक ही है, ये सारे के सारे इनबाउंड ट्रैफिक है। जो गूगल से ट्रैफिक आ रही है वो भी इनबाउंड है, जो पेड ट्रैफिक है वो भी इनबाउंड है, सोशल मीडिया ट्रैफिक भी इनबाउंड है, रेफरल ट्रैफिक भी इनबाउंड है, डायरेक्ट ट्रैफिक भी इनबाउंड है, ठीक है। ये ट्रैफिक मेरी वेबसाइट की तरफ आ रही है ना, तो ये 5 तरीकों से ट्रैफिक आ रही है, तो ये सारी की सारी इनबाउंड ट्रैफिक है, ठीक है। आउटबाउंड ट्रैफिक वो है जो मेरी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर जा रही है, दैट इज आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है। ये सारे इनबाउंड ट्रैफिक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझाना चाहता हूं, भाई अब गूगल को कैसे पता चलता है कि ये वेबसाइट रेफर होकर आ रही है या कहां से आ रही है? तो गूगल क्या करता है, उसके साथ कुछ हेडर इंफॉर्मेशन पास करता है। क्या? हेडर इंफॉर्मेशन। उस हेडर इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये वेबसाइट की ट्रैफिक जो है ये कहां से आ रही है। मेरी बात समझ लग रही है? फॉलो कर रहे हैं आप मेरी बात को? अब अगर जैसे यहां पर क्लिक करके गया, तो यहां से जब क्लिक करके इस वेब पेज पर आया ना, तो एक हेडर इंफॉर्मेशन भेज गई है साथ इस पेज पर, जो कि इस वेबसाइट की थी। तो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू एक टैग होता है रेफरल का, जिसमें ये बताता है भाई ये जो क्लिक आपके पास आ रहा है ना, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, वो बेसिकली इस वेबसाइट से यहां पर आ रहा है, तो इसे कहते हैं रेफरल ट्रैफिक, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं कि यार किसी को ना पता चले कि ये ट्रैफिक कहां से आ रही है, तो मैं एक टैग दे दूंगा, क्या? रिलेशन इज इक्वल टू, जैसे आप हमने यहां देखा था ना, रिलेशन वाला टैग आपको शायद याद हो, यहाँ पे रिलेशन देकर इक्वल टू देकर और हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में नो ओपनर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूंगा नो रेफरर, ठीक है, ये लिखूंगा, दिस इज व्हाट आई विल राइट। अब अगर मैं ये लिख दूंगा लिंक के साथ, नो रेफरर लिख दूंगा लिंक के साथ, अब अगर मैंने यहाँ पे नो रेफरर भी लिखा होता नो ओपनर के साथ, और यहां से जब क्लिक करके यहां पर आता, तो इसके पास कोई इंफॉर्मेशन ना होती कि ये ट्रैफिक कहां से आ रही है, तो फिर वो उसको क्या कंसीडर करता? क्योंकि उसके पास पता ही नहीं ये ट्रैफिक कहां से है, तो वो इसको कंसीडर करता है भाई ये डायरेक्ट ट्रैफिक है। अगर नोड रेफरर का लिंक लगा दूंगा तो उस ट्रैफिक को बेसिकली मेरा ब्राउजर डायरेक्ट ट्रैफिक कंसीडर करेगा। समझ लग रही है? भाई इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक और टैग है जिसमें हेडर इंफॉर्मेशन जाती है एक वेबसाइट की दूसरे वेबसाइट पर, और उस इंफॉर्मेशन में कुछ डाटा ऐसा होता है जो हैकर हैक करके
बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन फैच कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, और हम वो चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ना जाए, तो उसके लिए फिर एक हम रिलेशन डाल देते हैं नो ओपनर। ठीक है, कि भाई मेरी, सॉरी ये क्या होगा, सॉरी कट गया, एक और रिलेशन डाल देते हैं नो ओपनर। ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट की हेडर इंफॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट को पास मत करो। और एक चीज ध्यान में रखें, जब भी आप किसी को आउटबाउंड लिंक दें, डू फॉलो करना है या नो फॉलो करना है ये आपका काम है, लेकिन नो ओपनर लाजमी दे देना, लाजमी देना नो ओपनर। ये आज अपने पल्ले के साथ ये बात बांध लें। और बहुत सारे लोग इस चीज की मिस्टेक करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि नो ओपनर है क्या चीज। नो ओपनर का एसईओ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वेबसाइट की सिक्योरिटी के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है वेबसाइट सिक्योरिटी के साथ। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं मैंने इसको बैकलिंक दिया है ना, मैंने इसे नो फॉलो नहीं किया, लेकिन रिलेशन नो ओपनर लाजमी दे दिया कि भाई इस वेबसाइट का हेडर इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट के पास मत करें, ताकि कोई हैकिंग एक्टिविटी या कोई डाटा लीकेज पॉसिबल ही ना हो। मेरी बात समझ लग रही है आपको? तो जब भी ये बात अपने पल्ले के साथ बांध लें, जब भी आपने किसी बंदे को आउटबाउंड लिंक देना है, किसी बंदे को बैक लिंक देना है, डू फॉलो देना है या नो फॉलो देना है ये आपका डिसीजन है, लेकिन इन एनी केस नो ओपनर का टैग जरूर लगाना है, रिलेशन नो ओपनर। ठीक है, समझ लग गई ये बात? नो रेफरल लगाने की जरूरत नहीं है, मैं कभी नहीं यूज करता नो रेफरल को। ठीक है, लेकिन नो ओपनर मैं ऑलवेज यूज करता हूं। और अगर कोई वेबसाइट 100% ऑथेंटिक है तो मैं सिर्फ नो ओपनर करूंगा इफ फॉर आउटबाउंड बैकलिंक्स। इफ वेबसाइट इज 100% ऑथेंटिक तो मैं टैग दूंगा रिलेशन नो ओपनर। if website is not sure about if I am not sure about the website authenticity तो मैं क्या करूंगा, मैं टैग लगाऊंगा रिलेशन इज इक्वल टू नो फॉलो नो ओपनर। ये यानी कि दोनों टैग लगा दूंगा। फिर बात समझ लगी? ये जहन में रख लें और अपने पल्ले के साथ बांध लें कि भाई अगर 100% ऑथेंटिक वेबसाइट और उसको बैकलिंक देना है तो फिर सिर्फ एक नो ओपनर का रिलेशन लगा दें, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप श्योर नहीं है अपनी वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के बारे में तो भाई फिर सिर्फ नो ओपनर नहीं, नो फॉलो और नो ओपनर दोनों रिलेशन एक ही उसके अंदर इनक्लोज कर दें, दैट्स इट। आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अच्छा, नो इंडेक्स को फिलहाल आप छोड़ दें, ये नो इंडेक्स मैं बाद में गाइड करूंगा। ये बेसिकली हम पेज को इंडेक्सिंग की बात कर रहे होते हैं, यूआरएल की इंडेक्सिंग की ना, पेज लेवल की, तो वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सर जी हम नो फॉलो लिंक दें तो नो ओपनर वाला टैग नो फॉलो से पहले लगाएं या यार इससे फर्क नहीं पड़ता, नो फॉलो पहले लगाओ या नो ओपनर बाद में लगाओ एक ही बात है। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा इस तरह लगाता हूँ नो फॉलो नो ओपनर। ठीक है, लेकिन अगर आप नो ओपनर नो फॉलो भी लगा दोगे तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे टेक्निकली बहुत हर्ष है। यहां तक समझ लग गई है? आपको लिंक की टाइप्स का पता चल गया, लिंक के पैरामीटर्स का पता चल गया, 3 पैरामीटर हमने देख लिए हैं। डू फॉलो नो फॉलो का तो बहुत सारे लोगों को पता है,
लेकिन नो रेफरर नो ओपनर 99% एसईओ के लोगों को भी नहीं पता। ठीक है, तो ये चीजें भी पता होना जरूरी होता है। ठीक है, और ये बड़ी मजे की चीज है। और नो ओपनर जो है ना, ये लाजमी आपने लगाना है। फिर ये मैंने आपको एक एग्जांपल भी दे दी है कि भाई अगर किसी को बैकलिंक देना है, आउटबाउंड बैकलिंक, और वो वेबसाइट 100% ऑथेंटिक है, तो फिर ये वाली लाइन टैग डाल दें सिर्फ एक। लेकिन अगर आप श्योर ही नहीं है वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो फिर ये वाले दोनों टैग एट अ टाइम डाल दें आपने। ठीक है, ये चीज जहन में रखें। क्लियर होगी ये चीज। फिर मैंने ट्रैफिक टाइप्स के बारे में बता दिया कि नॉर्मली हमारी वेबसाइट में 5 तरह की ट्रैफिक होती हैं, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो गूगल सर्च इंजन से आती है। एंड ऑलमोस्ट दिस इज 90% ऑफ द टोटल ट्रैफिक। ठीक है, ये तकरीबन 90%, जो अगर 1000 बंदा आया ना, तो 900 बंदा सिर्फ गूगल से आ रहा होता है। बाकी 100 बंदा कोई एसईएम या सोशल मीडिया या रेफरल या डायरेक्ट ट्रैफिक से आ रहा होता है। ज्यादातर ट्रैफिक मेरी गूगल से आ रही होती है। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। यानी कि हेडर इंफॉर्मेशन का क्या मतलब यार? हेडर इंफॉर्मेशन ना एक टेक्निकल टर्म है प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग में। जब हम एक साइट से दूसरे साइट पे स्विच करते हैं ना, तो उसकी एक पिछली साइट की इंफॉर्मेशन मेरा ब्राउजर पास कर रहा होता है नए टैब को। ठीक है, तो उस ब्राउजर के अंदर कुछ हेडर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, मेरी वेबसाइट का कुछ डाटा होता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है मेरी वेबसाइट के, क्योंकि वो मेरी वेबसाइट से रेफर होके जा रहा होता है ना। अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट का डाटा या इंफॉर्मेशन ये ब्राउजर ना लेके जाए अगले टैब पर, तो मैं उसे नो ओपनर करके रिजेक्ट कर देता हूँ, रिफ्यूज कर देता हूँ कि भाई मेरा डाटा नहीं आपने लेके जाना। ठीक है, तो सिंपल आपके लेमैन लैंग्वेज में ये आप जो प्रोग्रामर्स होते हैं ना, कोडर, वेबसाइट के डेवलपर्स हैं जो फुल स्टैक डेवलपर्स, उन्हें बखूबी पता है कि ये हेडर इंफॉर्मेशन क्या होती है कोडिंग के अंदर ना, प्रोग्रामिंग में। समझ लग गई ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम थोड़ा सा मजीद एक्सटेंड करते हैं या आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। गुड। हाँ, एंकर टेक्स्ट, डाइवर्सिटी ऑफ एंकर टेक्स्ट। अच्छा, अभी तो यही पढ़ा है, अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, एंकर टेक्स्ट भी पढ़ा अभी तो। चलें कोई नहीं, हम, अच्छा, हो सकता है कि कल परसों मैं लेक्चर ना लूं, लेकिन संडे वाले दिन फिर मैं ले लूं अगर मैं अवेलेबल हुआ। ठीक है, तो समझ लग गई है। चलें जी, अगर कोई क्वेश्चन है, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लें। जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो रिकॉर्डेड लेक्चर में ही पूछ लें, अदरवाइज जो इररेलेवेंट लेक्चर क्वेश्चंस होंगे वो जब मैं रिकॉर्डिंग खत्म करूंगा तब आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने कुछ और चीजें भी डिस्कस करनी है, तो अभी जो क्वेश्चन है जल्दी से 2 3 4 मिनट में पूछना है। ओके जी। मैंने आउटबाउंड लिंक्स दिए हैं अपने आर्टिकल में। अब मैं उन लिंक को कैसे डू फॉलो नो ओपनर सेट करूं? अगर आपने नो फॉलो नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट डू फॉलो है। और अगर आपकी वेबसाइट किस चीज में है, क्या वर्डप्रेस में है? अगर वर्डप्रेस में है तो जहां पे लिंक देते हैं ना, हाइपर टेक्स्ट डालते हैं, वहां पर आप देखें टारगेट या कोई टैग की ऑप्शन होगी ड्रॉप डाउन, तो उसमें नो ओपनर का एक वर्ड लिखा होगा, उसको सिलेक्ट कर लें, वो नो ओपनर सिलेक्ट हो, टैग ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ठीक है सर, आप पीडीएफ दे दें एसईओ की। यार माजिद, क्या बात करते हो यार, आप प्रोफेशनल हो यार, पीडीएफ कहाँ से दूं? जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, वीडियो हैं वो दे रहा हूँ, उनको सुनो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, मेन चीज है प्रैक्टिस करो। ये पीडीएफ शीडीएफ, ये प्रेजेंटेशन, ये नोट्स, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, खुद प्रैक्टिस करो, मेन चीज ये है। वर्डप्रेस में नो ओपनर का टैग आप एडिटर से लगा सकते हैं, आप चेक करें। एएचरेफ का सॉल्यूशन आपने बोला था, हाँ। अच्छा, देखें कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जी बाकी टूल तो मिल जाते हैं, एएचरेफ नहीं मिलता। देखें, एएचरेफ जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा टूल है, महंगा है, उसकी सिक्योरिटी भी है, और वो जो आपको ट्रायल देता है ना, वो भी सिर्फ 7 दिन के लिए देता है, वो भी $7 में देता है। देखें, इसका बेस्ट ये तरीका है, आपको शेयर बेसिस पे ना लें आप कभी भी। भाई जो आपने अपनी वेबसाइट में काम करना है 1 2 3 4 महीने करें, जब आपको लगे कि अब आपने ऑफ पेज डाटा या एएचआरएफ से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप ट्रायल खरीदें 7 दिन के लिए $7।
और उन 7 दिन के लिए खरीदना है जिन 7 दिनों में आप बिल्कुल इजी हैं और कोई काम नहीं करना। उन 7 दिनों में आपने बाकी टूल्स को भी नहीं छेड़ना, अपनी वेबसाइट का काम भी बंद करें। 7 दिन के लिए ट्रायल लें और 7 दिन पूरे A to Z आप Ahref के ऊपर अप्लाई करें, Ahref पे काम करना है। उस 7 दिन में आप इतना डाटा निकाल लेंगे कि जो अगले 3-4 महीने तक चलता रहेगा। समझ लग रही है ना? वो 7 दिन में आपने इतना डाटा रिसर्च कर लेना है Ahref पर कि अगले 3-4 महीने की टेंशन खत्म। 7 दिन पूरे, ट्रायल खत्म, चैप्टर क्लोज। जो डाटा आपने निकाल लिया 2-3-4 महीने वो चलेगा, उसको एंजॉय करो। जब वो हो जाए, नया कार्ड, नया ईमेल, 7 दिन के लिए फिर ट्रायल ले लो। 2 बैंकों में अगर आपका अकाउंट है तो 2 दफा आप ले सकते हो, तीसरी दफा किसी दोस्त से ले लो या 2 दोस्त मिलके ले सकते हैं, 4 कार्ड हो जाएंगे। साल में 3-4 दफा आप खरीद सकते हो। उसके बाद अपने कार्ड चेंज करवा लो बैंक से, नंबर चेंज हो जाएगा, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, दोबारा नए कार्ड पे नया ट्रायल ले लो। दिस इज व्हाट आई डू। मैं यही काम करता हूँ, हर महीने 2 महीने के बाद एक ट्रायल ले लेता हूँ $7 का, अच्छा खासा डाटा निकाल लेता हूँ, मेरा महीना 2 महीने 3 महीने सही चल जाते हैं। फिर जब मुझे जरूरत हो फिर एक दफा फिर मैं $7 का ट्रायल ले लेता हूँ। $7 इज नथिंग, 1400-1500 सारे बनते हैं और 1400-1500 में आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाता है। ठीक है, और चूंकि मेरे पास तो कोई तकरीबन 8-10 बैंकों के कार्ड हैं तो मुझे टेंशन नहीं होती है सच ना। तो आप भी इसी तरह चल सकते हैं और आपको एक ये Ahref वाला जो प्रॉब्लम है ना ये आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको समझ लगी है Ahref के सोल्यूशन की? अच्छा जी, एक क्वेश्चन है जी, I'm not getting proper guidance. I have invested 30,000, but mentor is not good with me because of this all situation. I'm confused how to start blogging. Should I purchase tools? Is it necessary for keyword and SEO? यार सदीक के देखो, मुझे नहीं पता आपका मेंटर कौन है। और कभी भी मेरे ख्याल में जो भी मेंटोर होता है, जो टीचर होता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे प्रोग्रेस करें, मेरे स्टूडेंट प्रोग्रेस करें। अगर आपको लगता है कि आपका मेंटोर ठीक नहीं और आपने उन्हें 30,000 भी पे किया है तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। या तो आप में कोई कमी कोताही होगी या आपके मेंटोर में होगी, लेकिन ज्यादातर ऐसे सिनेरियो में मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स में ही होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने ब्लॉगिंग में आना है और अच्छे तरीके से आप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर की आपको समझ लगती है, तो भाई ये मेरा एक ग्रुप है फेसबुक का, ये वाला लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, इसको ज्वाइन करो। इसमें फीचर्ड में जाओ, जितने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं सारे के सारे लेक्चर इस लिंक में मैंने डाल रखे हैं। रिकॉर्डिंग 18 लेक्चर हो चुके हैं, ये देखें 18 लेक्चर तक की रिकॉर्डिंग है। आज 19वां लेक्चर है, आज रात को 19वां लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, आपको थोड़े से टूल्स जरूर चाहिए होंगे, वो मैं आपको रेफर कर दूंगा। अभी ये लेक्चर सुने, उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस ग्रुप में, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कौन कौन से टूल्स खरीद लेने चाहिए। वो टूल्स खरीदें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। सर जो रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल में डू फॉलो देते हैं उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? भाई बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। वो हम वेबसाइट के पेज की बात कर रहे होते हैं, डू फॉलो नो फॉलो नहीं है वो फॉलो, सॉरी, डू फॉलो नो फॉलो वो जो है ना, वो ये है कि हम सर्च इंजन के क्रॉलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ये पेज पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते। और इस डू फॉलो नो फॉलो में ये होता है कि हम गूगल को ये कमांड दे रहे हैं कि भाई मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं या नहीं दे रहा। ये दोनों डिफरेंट चीजें, आप इनको कंफ्यूज मत करें, टोटली डिफरेंट है। उसका कंसेप्ट अलग है, इसका कंसेप्ट अलग है। ठीक है सर, व्हाट अबाउट उबर सजेस्ट प्रो? जी आप लें उबर सजेस्ट, अगर आप ले सकते हैं। जो बच्चे पेड स्टूडेंट के तौर पे रजिस्टर्ड हुए हैं ना इस कोर्स में, देखे मैंने उनसे टोटल 3000 लिया है। 3000 इज कितने बनते हैं? कोई तकरीबन $13-14 बनते हैं ना। $13-14 टोटल लिया मैंने उनसे, उसके बदले तमाम पूरा कोर्स
तमाम जितने पेड टूल्स मेरे पास अवेलेबल हैं वो दिए मैंने, उबर सजेस्ट भी दिया, कीवर्ड एवरीवेयर भी दिया, हालांकि वो उसके पैसे मेरी जेब से कटते हैं। और फिर ये मेरी कमिटमेंट हुई कि जितने पैसे आप देंगे ना, अगर किसी बच्चे ने 3,000 मुझे दिया ना, तो 2900 नहीं, पूरे का पूरा 3,000 मैंने डोनेट किया है किसी नीडी फैमिली को। और जो टूल्स मैंने दिए वो मैंने अपनी पॉकेट से लेकर दिए हैं। ठीक है, तो इससे बढ़कर मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपने सिर्फ टूल ही खरीदना है ना, कीवर्ड एवरीवेयर, वो भी 3,000 रुपये में नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं अगर $50 का उसमें क्रेडिट लेता हूँ तो $50 देख लें 11-12 हज़ार बनता है, और वो मेरी पॉकेट से लगे हुए हैं। उबर से जस्ट मैंने अभी $120 का खरीदा, अभी $200 का एक और अकाउंट मैंने खरीद रहा हूँ, आज खरीद लूंगा या कल खरीद लूंगा अपनी दूसरी क्लास के लिए। अब वो मेरे पॉकेट से पैसे लग रहे होते हैं। तो कोशिश तो यही है आप लोगों को फायदा हो। अगर आप लोगों के पास टूल नहीं है तो आप इसी कोर्स को एज ए पेड रजिस्टर करें, 3,000 रुपया टोटल आपको पे करना पड़ेगा, आपको पेड टूल मुफ्त में मिल जाएंगे, और आपका जो 3,000 है वो एज इट इज किसी नीडी फैमिली को डोनेट हो जाएगा। हमारे एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद के नाम से, हम उस उम्मीद को दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी उन्हें लगता है जरूरतमंद है उनमें वो एक्सपेंस कर देते हैं, वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया? सदीक, आप इग्नोर करें इन चीजों को, आप ग्रुप को ज्वाइन करें, ये मेरा फेसबुक, और इसमें जितने लेक्चर हैं वो सुनना शुरू करें। ठीक है, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा, काफी बेनिफिट होगा। अच्छा, अगर आप में से कोई बंदा एक्सपेंस कर सकता है ना, तो वो अपनी डोमेन और होस्टिंग खरीद के अपना ब्लॉग जरूर बना ले। और मैं जो है ना होस्टिंगर को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ आजकल, मैं उनको एफिलिएट भी कर रहा हूँ, तो उससे मेरी अर्निंग भी होती है, और मैं वैसे भी उनके सर्वर को लाइक भी करता हूँ, क्योंकि वो काफी सस्ते भी हैं और रीजनेबल हमें फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, होस्ट गेटर और होस्टिंगर दोनों को। ठीक हो गया जी? और कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, अदरवाइज आई एम लिविंग फॉर नाउ। अच्छा, एक और चीज देखें, ये हमारा जो ग्रुप है ना, लर्न टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, इसको ज्वाइन कर लें, और कोशिश करें आप सब इनवाइट करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, तो आपको भी फायदा होगा, इंशाल्लाह आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। और नंबर 2, अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने ट्विटर पे अकाउंट नहीं बनाया, तो वो ट्विटर पे अकाउंट लाजमी बना लें, ट्विटर लाजमी ज्वाइन कर लें, और ट्विटर ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम इसके ऊपर एक बहुत जल्दी एक कंपेन चलाएंगे फॉर द गुड कॉज ना। हमारे गुरु हैं सर हिशाम सरवर साहब, वो इस पे काफी काम कर रहे हैं ट्विटर के बारे में, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है, और ये जो भी हम ट्रेंड यहाँ पे चला रहे हैं वो गुड कॉज के लिए, जैसे देखें अभी भी पाकिस्तान में जो सबसे नंबर 1 ट्रेंड है, दैट इज हिशाम सरवर। ठीक है, तो ये अच्छी एक चीज है। अब जैसे मैं एक छोटी छोटी आल्दो मैं पहले ही खुद भी पोस्टिंग नहीं करता था, अब जैसे ये देखें मैं भी छोटे छोटे चीजें पोस्ट कर देता हूँ। जैसे आज मैं बैठा हुआ था थोड़ी देर पहले, मैंने लिख दिया कि व्हाट 5 स्किल्स शुड एवरी किड लर्न बिफोर कंप्लीटिंग द मैट्रिक क्लास, यानी कि 10वीं क्लास से पहले पहले कौन सी 5 स्किल ऐसी हैं जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया और साथ में मैंने अपना आंसर भी दे दिया कि आई रिकमेंड सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, फर्स्ट एड आनी चाहिए हर बच्चे को, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, सेल्फ लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए हर बच्चे के अंदर, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होनी चाहिए। ये 5 है मेरी सजेशन। उसके बाद मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू रिकमेंड, कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज है जो आप रिकमेंड कर सकते हैं, तो आप जरूर आंसर करें। और उसके बाद हम ये हैशटैग यूज करते हैं, लेट्स कनेक्ट विद हिशाम सरवर, या कोई भी, इवन अगर आप ना भी यूज करें ये हैशटैग तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आप ट्विटर पर लाजमी आए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं पूरी दुनिया के इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो सारे ट्विटर के ऊपर है। ठीक है, तो फिर ये एक ट्रेंड सेटिंग हमारी होगी। जैसे ये देखें लोगों ने बहुत सारे नीचे वो आंसर कर रखे हैं ना, मुझे ये देखें, ये सारे कमेंट है मेरी पोस्ट पे आए हुए हैं। ठीक है, ट्विटर वाली पोस्ट पे ये सारे कमेंट आए हुए हैं, तो इससे हमें काफी एक चीजों को ये समझ लें कि ये हमारी आर्मी है, फोर्स है ये हमारे ना। हमने जो भी बात मनवानी है ना, या गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है या किसी पे भी, तो वो ट्विटर के थ्रू हमने लेकर चलना है। ठीक है, तो ट्विटर को जरूर फॉलो कर लें। अगर किसी ने ट्विटर फॉलो नहीं किया हुआ या ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो वो पहली फुर्सत में अपना ट्विटर अकाउंट बना ले। समझ लग गई आप लोगों को? चलें जी, थैंक यू सो मच जी। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।